हेलो, नमस्कार। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समानांतर तथा गुणोत्तर श्रेणियाँ। ठीक है। तो टॉपिक ये आपको क्लास टेंथ में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लास 11th में एपी और जीपी मिलेगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है। जैसे एनडीए हो गया, जे मेंस के लिए भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम हल्का सा हाई स्टैंडर्ड का रहता है। इसके अलावा बैंकिंग के लिए तो ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ खास नोट्स तो बनाना है नहीं इसमें। दो तीन फॉर्मूला अगर बेसिक एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो उसके लिए ज़रूरत होता है। तो क्या है वो दो तीन फॉर्मूला? तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो वो क्या होता है पहले समझ लेते हैं, और उससे रिलेटेड क्या हमें याद रखना है। हालांकि याद कुछ नहीं रखना है, इसी लेक्चर में आप इतने प्रॉब्लम्स करके चले ही आएंगे कि याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ताकि हम फॉर्मूला से भी निकाल पाए और देख के भी निकाल पाए, ताकि हमको लगे कि अच्छा फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। तो अभी हम डेरिवेशन में तो जाएंगे नहीं, एग्जांपल्स के थ्रू ही उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11। छोटा सा मैंने एपी ले लिया। एपी क्यों है? क्योंकि पहले टर्म से अगर आप स्टार्ट करें तो आप 2 ऐड करके नया टर्म बना रहे हैं, इसीलिए ये एपी है। एपी का खासियत क्या है कि अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म माइनस करें तो कोई एक कांस्टेंट नंबर मिलते जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। 7 - 5 करे तो भी 2, 9 - 7 करे तो भी 2, और फाइनली 11 - 9 करे तो भी। तो ये जो 2 आ रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि डी बोला जाता है। तो डी इस केस में 2। पहले टर्म को हम ए से डिनोट करते तो वो इस केस में 1 हुआ। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिनोट करते हैं एन से। तो आप गिन के देख पा रहे कि 6 टर्म्स है हमारे पास। तो एपी में हमारे पास दो फॉर्मूला है बेसिक याद करने के लिए। एक है कोई भी टर्म कैसे निकाल पाए। अभी तो आपको छोटा एपी दिया है मैंने, कुछ एपी हो सकता है इसमें 200 टर्म हो, 300 टर्म, तो उसमें कोई टर्म बोल देगा ऐसे 51वां टर्म निकाले। तो कैसे निकाले, उसके लिए फॉर्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो इस एपी में अगर कोई मुझसे बोले चौथा टर्म निकालने के लिए, तो क्या होगा? ए क्या है? 1। एन क्या है? टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पर नहीं जाना। ठीक है। ये हमारे पास टोटल टर्म्स के लिए मैंने एन बोला है। ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में देखिए एन का क्या रोल है। ठीक है। यहाँ पे एन के जगह 4 आया, तो इस एन के जगह भी आपको 4 ही रखना। कॉमन डिफरेंस क्या था? 2 था। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा? 1 + 3 × 2 6, 7। आप देख पा रहे हैं चौथा टर्म आपका 7। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब कोई बोले आपको दूसरा टर्म निकाल ले, तो क्या निकालेंगे? ए है 1 प्लस दूसरा टर्म बोल रहा है तो 2 - 1 इंटू डी। तो 1 + 2 विच इज 3। तो ए प्लस जो टर्म बोले उसमें से एक कम इंटू कॉमन डिफरेंस, बस इतना आपको ध्यान रखना है। पहला टर्म प्लस जो भी निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक कम इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसका आप चिंता नहीं करें कि फॉर्मूला कैसे याद होगा, वो आपको क्वेश्चन इतना हो जाएगा या आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास टर्म का फॉर्मूला। ठीक है। तो
पहला फॉर्मूला जो हमने देखा वो था टर्म से रिलेटेड, ठीक है। ये रहा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अब हम देखने जा रहे हैं, जो कि है अगर कोई पूछे कि हाँ हमारे पास ये 6 टर्म है, अब इस 6 का सम बताओ हमें कि इस 6 को जोड़ने पे क्या आएगा, ठीक है। ये एक अच्छा केस बन जाता है और रियल लाइफ में इसका बहुत हम यूज भी करते हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। तो अगले पेज में जाते हैं। एक तो है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक है एस एन मतलब n टर्म्स का सम n/2 a प्लस l, जहां पे l लास्ट टर्म और बाकी सिंबल का तो आपको मीनिंग पता ही है। तो 2 और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एक हो गया एस एन का फॉर्मूला, जब आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर जिस टर्म तक का सम निकालना है वो, और कॉमन डिफरेंस पता हो, ठीक है। और एक हो गया आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म पता हो तो सम कैसे निकालें, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला अभी तक हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, हमारा एपी क्या था? 1 3 5 7 9 11, यही 6 टर्म थे। अब कोई बोल रहा है कि इस 6 टर्म का सम निकालो, तो 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। या तो पहला डब्बा ऑरेंज कलर वाला यूज कर ले, तो 6 टर्म का सम निकालने बोल रहा है तो 6/2, पहले टर्म का ट्वाइस तो 2 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या था, ये 3 हो गया, ये 2 प्लस 5 इंटू 2 10, 12, ठीक है, और इंटू 3 36। ध्यान से देख ले कि 36 आ रहा है या नहीं। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25 और 25 11 36 आ रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले 6 टर्म का सम निकालने बोल रहा है तो 6/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, वहां से भी यही आएगा 3 इंटू 12। तो अगर पहला और आखिरी देना दिया हुआ है तो ये लगा ले, वरना ये फॉर्मूला तो हमेशा लग ही जाए, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला देखा हमने। पहला था कि कोई भी टर्म कैसे निकाले, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। फिर था सम कैसे निकाले उन टर्म्स का, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला। आते हैं अब क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, एक समानांतर श्रेणी गिवन है हमारे पास, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बस जो काम का चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बता दिया कि ये एपी है, उसके बाद एपी के टर्म्स, एपी क्या गिवन है, 5 8 11 14 17 का 16वां पद, मतलब 16th टर्म, तथा nवां टर्म ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हिंदी में देखने जाए ना तो टर्म को ही पद बोलते हैं, ठीक है। तो कोई अलग चीज़ तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे। अच्छा, आते हैं अब सॉल्यूशन पे। तो क्या बोल रहा है, 16वां पद इसको चाहिए। तो
T16 चाहिए। कैसे निकलता है? Tn का फॉर्मूला हमें पता है ना, इसको क्या क्या चाहिए वो पहले हम लिख लेते हैं। T16 चाहिए और Tn भी चाहिए। इनको क्या क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। पहला टर्म हमें पता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या जोड़ते जा रहे हैं आप देख लें, देख के भी बता सकते हैं, या देख के नहीं बता पा रहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, कोई भी एक निकाल ले। तो 8 में से 5 गया तो भी 3, 11 में से 8 गया तो भी 3, तो ये जो 3 आ रहा है यही कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? वही वाला पहला जो मैंने बताया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला का यूज़ कर ले, दोनों आंसर आपका आ जाएगा। पहला बोल रहा है T16 निकालने के लिए, तो a प्लस 16 माइनस 1 d है 3, तो T16 क्या आ जाएगा? ये 45 और 5 50। फिर बोल रहा है Tn निकालने के लिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो Tn हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। Tn एक जनरल तरीके से आ जाएगा जो कि है 3n प्लस 2। ध्यान से देखें ना, तो ये जो आया है ना Tn 3n+2, इसमें आप अगर n का वैल्यू डालते जाए तो आपको टर्म्स मिलता जाएगा। जैसे n का वैल्यू अगर आप 1 डालें तो 3 प्लस 2 5, पहला टर्म देख लीजिए आ गया। n का वैल्यू अगर आप 2 डालें तो 6 प्लस 2 8, देख ले दूसरा टर्म आ गया। तो ये जनरल हमारे पास आ जाता है n के टर्म में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, अगले पेज पे। दूसरा क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी, मतलब AP है हमारे पास 4। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। 4 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 19 है, ऐसे करते करते जा रहे हैं। का कौन सा पद हमारे पास 109 है? अंग्रेजी की भाषा में देखें तो विच टर्म ऑफ द AP 4 9 14 19 इज 109। कैसे सॉल्व करेंगे? इस बार पहले तो लिख ले क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट टर्म 4 गिवन है, डी आप निकाल सकते हैं ना, 9 में से 4 घटाए फिर भी 5, 14 में से 9 घटाए फिर भी 5। अच्छा, वो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यही होगा, a प्लस n माइनस 1d। पूछ रहे कौन सा पद 109 है, मतलब इस बार इस Tn का जो वैल्यू है ना वो हमें गिवन है 109। n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बाकी चीज तो हमें पता ही है, हमें Tn पता है, हमें a पता है, हमें d पता है, तो n तो हम निकाल ही सकते हैं। तो लिख देंगे Tn के जगह 109, पहला टर्म 4 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 5, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे अच्छा तरीका सॉल्व करने का, इस 4 को आप उधर ले जाए, तो 109 में से 4 गया तो 105 बचा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 से डिवाइड कर दें तो 21 आएगा ना, 105 डिवाइडेड बाय 5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो ये इधर 21 आ गया बराबर n माइनस 1, n का वैल्यू 22 आ गया। तो 22वां पद है हमारे पास 109, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन के जरिए आपने देखा कि nth टर्म अगर गिवन हो तो n का वैल्यू क्या निकालते हैं, या फिर और भी पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है।
कोई भी एक चीज मिसिंग होगा, बाकी निकालना होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। है हमारे पास समानांतर श्रेणी मतलब एपी, जो कि गिवन है 7, 13, 19, 25, 205 आखिरी टर्म है इसका, के कितने पद हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं इसमें। तो अगर लास्ट टर्म गिवन हो और कितने पद है ये पूछा जाए, तो आप लास्ट टर्म को टीएन मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट टर्म को टीएन माना, मतलब क्योंकि लास्ट टर्म को टीएन मानने से और ये पता करना कि वो कितने नंबर का टर्म्स है, उसी से हमको पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स थे। ठीक है, क्योंकि इसका हमें पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर का टर्म है, क्योंकि यही आखिरी टर्म है, तो उतने टर्म होंगे, ये हमें पता चल जाएगा। ए यहाँ पे 7 है, डी आप निकाल ही सकते, 13 में से 7 गया तो 6, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका यूज कर ले हम। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टी एन गिवन है 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 198, 6 से डिवाइड कर दे एन माइनस 1। ठीक है, क्या आएगा 6 3 जा 18 1 8 33, तो एन का वैल्यू आ गया 33 प्लस 1 दैट इज 34, मतलब 34वां टर्म जो है वो 205 है और इस एपी में 34 टर्म ही है, ये भी इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो पूछा था कि इसमें कितने पद हैं, तो लास्ट टर्म को टीएन मान ले तो आपको कितने टर्म है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न होगा। कोशिश करते हैं कि कुछ नया सीखने को मिले इस क्वेश्चन से, हालांकि फॉर्मूलाज तो वही यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है, मैं लैंग्वेज बस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप उसको लिख के कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस आप करते जाइए। ठीक है, तो नोट बस उतना ही चीज़ करें जितना आपको काम आए। ठीक है, तो क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का है, जिसका छठा पद डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि छठा पद आपको गिवन है कितना 12, और 8वां पद है आपके पास 22, तो इसका प्रथम पद आपको बताना है क्या होगा। इसका सार्वंतर बताना है, जो कि हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या होगा, और इसका 16वां पद आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते बेसिकली, तो छठा टर्म 12 है, क्या मतलब हुआ, फॉर्मूला तो ये यूज कर रहे हैं ना हम, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस बार ना तो हमें ए पता है ना तो डी, तो इक्वेशन बनते जाएगा। तो पहले छठा टर्म के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो छठा टर्म है 12, तो 12 बराबर ए प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी, तो 12 बराबर ए प्लस 5 डी, ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर से यूज करें इस इक्वेशन का, तो इसको 8वें टर्म के लिए निकाले, तो 8वां टर्म 22 है, ए प्लस 8 में से एक गया 7 इंटू डी,
तो 22 बराबर a प्लस 7d, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा में से पहला सब्ट्रैक्ट कर दें तो 22 बराबर a प्लस 7d दूसरा इक्वेशन है, और 12 बराबर a प्लस 5d पहला इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट कर दे इसको तो ये 12 में से 22 गया तो 10 बचा, a कैंसिल ही हो गया, 7 में से 5 गया तो 2d, d का वैल्यू निकल गया यहां से 5। ठीक है, बस d का वैल्यू निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में इसको रख दे। तो पहले इक्वेशन में अगर इसको रख दे तो 12 बराबर a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 5, तो 12 बराबर a प्लस 25, तो a का वैल्यू 12 माइनस 25 माइनस का 13, a हमारे पास आ गया -13, d हमारे पास आ गया 5, a और d तो मिल गया। आप 16वां टर्म पूछ रहा था तो 16वां टर्म इसको बता देते हैं, वो हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी का वैल्यू 5, ये हमारे पास 75 हो जाएगा। 75 में से 13 गया तो 62 आ जाएगा 16वां टर्म। ठीक है, तो इस बार हमें दो रिलेशन गिवन थे, दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन से a और d निकाला, a और d जब निकल गया तो 16वां टर्म भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हुआ। अब सम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सम पे क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी है जो कि है हमारे पास 5 9 13 17 के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ दिस इफ। तो सम निकालने जा रहे हैं हम, तो फिर से वही काम कि पहला टर्म लिख ले, कॉमन डिफरेंस भी लिख ले, 9 में से 5 गया 4। क्या निकालना है? S17 निकालना है। क्या होता है? लास्ट टर्म नहीं पता है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, 17/2 2a, तो 2 इंटू यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, तो 17 में से 1 गया 16 इंटू डी का वैल्यू 4, 17/2 ये हो गया 10 प्लस 64 74 आ गया। ठीक है, अब 37 इंटू 17 आप निकाल लें। छह 629 हो गया आपका 17वां टर्म। बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, और कुछ खास तो कर नहीं रहे। ए लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालें। कुछ है क्या नया इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, एक और सम पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन हमें ट्राई करना चाहिए, ना कि एक ही क्वेश्चन को बार बार करना चाहिए। तो इसी तरह का एक वैसे तो कर लेते हैं। अभी हमें बोला जा रहा है 2 + 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस 182। हमेशा बोलेगा नहीं कि AP, आपको देख के भी पता करने आना चाहिए कि 3 ऐड हो रहा है हर टर्म में। तो इस बार क्या खास है, पहला टर्म तो लिख लेते हैं 2, कॉमन डिफरेंस
5, ठीक है। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल इस बार यूज हो जाएगा, क्योंकि पहला टर्म और आखिरी टर्म तो पता है। तो s, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो n का वैल्यू हमें नहीं पता, तो पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म का कितनेवा टर्म है, मतलब लास्ट टर्म के लिए n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Tn बराबर 182, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n का तो यूज करना ही है, एक जगह यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यूज। तो Tn बराबर 182 है, बराबर a 2 प्लस n-1, डी का वैल्यू 5, 180/5 बराबर n-1, तो 36 और 1 37 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37/2, 2 पहला और 182 आखिरी टर्म है। तो 37/2 इंटू 184, 184 को 2 से पहले कैंसिल कर लीजिए। 51 इंटू 37 अगर आप नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा करें कि 100 इंटू 37 दिमाग में कैलकुलेट कर ले, -9, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ चलेगा, 9 इंटू 37, तो ये तो 3700 आप सोच ही पाएंगे, माइनस ये 37 इंटू 9, तो 30×9 270, और यहाँ से आया 63, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 37 इंटू 9, तो 270 और 63, तो 333, ठीक है। तो ये आ गया, आप 3700 में से 300, इससे अच्छा तो आप कर ही लेते, फिर भी चलता है। इसमें से तो 3400 आएगा, 3400 में से फिर आप 33, तो ये कुछ आना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये गिवन था, तो पहला टर्म हमने लिख लिया, कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 गया 3। अच्छा, कभी कभी हो जाता है कि आप जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं, और वो यहाँ पे हुआ भी। मैंने कॉमन डिफरेंस को 5 मान लिया, जो कि 5 था नहीं, 3 था। तो कहाँ कहाँ गलती हुआ है, यहाँ गलती हुआ होगा। 180/3 60 हो जाएगा, 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 61 हुआ तो यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ गलती हो जाएगा, क्योंकि सम हो जाएगा 61/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 61/2 इंटू 184, ये 91 आया, ठीक है। तो 100 इंटू 61 करे तो 6100 आया, माइनस 61 इंटू 9, तो 184 यहाँ पर 92 आएगा, माइनस 61 इंटू 8, तो 488। तो इसमें से अगर 400 गया तो 5700 आया, और उसमें से 12 और घटा दे तो 5612, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है।
तो कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखें थोड़ा कि ए और डी सही से लिखे, उसके बाद तो कैलकुलेशन करना ही है। तीन संख्याएं समानांतर श्रेणी में है जिनका योगफल 15 तथा गुणफल 80 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसका करने का तरीका आ जाता है। तो मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद नहीं करने, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए तरीका भी याद करना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है हमारे पास। तो देख लेते हैं, कभी कभी हम इस क्वेश्चन का सही तरीका नहीं पता होता है तो कैलकुलेशन लेंथी चले जाता है। तो हमारे पास 7वां प्रश्न है कि तीन संख्याएं हमारे पास समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, तीन संख्या मान लेते हैं ए बी सी, ये हमारे पास एपी में है। और ये बोल क्या रहा है, जिनका योगफल 15 है, योगफल और गुणफल 80 है। तो सम बोला है हमारे पास, ठीक है। तो इस तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, ये बोला है हमारे पास 15, और इन तीनों का प्रोडक्ट बोला है हमारे पास 80, ठीक है। तो इन तीनों नंबर को पता करना है, ठीक है। तो सही तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ये तो मैंने बता दिया कि 3 नंबर एपी में है, लेकिन इस तरीके से मानना नहीं होता टर्म्स को। इस तरीके से अगर आप मानेंगे तो कैलकुलेशन बेहद मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मानना कैसे होता है कि पहला टर्म, क्योंकि 3 टर्म एपी में है ना, तो पहला टर्म मान लो a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2। 3 टर्म एपी में है तो ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हर टर्म में a माइनस डी से शुरुआत किया, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस डी, इसमें d ऐड करो तो a आएगा, और फिर d ऐड करो तो a प्लस डी। ये हमारे पास 3 टर्म, जब भी बोला जाए ना 3 टर्म एपी में है तो ऐसे मानना है हमें, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऐसे मानने से क्या फायदा होगा ये मैं दिखा रहा हूँ। तीनों का सम बोला गया 15, तो इससे फायदा क्या होगा ना, जब आप इसका सम करेंगे 15, तो बोल रहा है सम तीनों का 15, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये चीज आएगा 15। क्या फायदा हुआ आप बता सकते हैं इसमें, d कैंसिल हो गया, डायरेक्टली हमारे पास 3a बराबर 15 आ गया, a का वैल्यू 5 आ गया। और अगर इस तरीके से आप सोचते तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। a का वैल्यू 5 आ गया। अब बोला है कि तीनों का प्रोडक्ट 80 है, तो अब क्योंकि आपने नंबर मान लिया है ऐसा, तो a मिल गया। टर्म्स पता करने के लिए a और d दोनों चाहिए, तो अब उसी का यूज करना पड़ेगा आपको दोबारा। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये हो गया प्रोडक्ट, ये दिया गया 80। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए, ये दिया हुआ है 80। अच्छा a क्या है 5, तो उसका स्क्वायर होगा 25, माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 बराबर 80। 80 को 5 से डिवाइड करें 16, 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 16। डी स्क्वायर को उधर ले आए, 25 को इधर, तो 25 में से 16 गया 9 बराबर डी स्क्वायर। डी आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो दो तरीके के एपी आएंगे आपके पास, ए दोनों में 5 ही होगा, लेकिन डी एक बार 3 लेके चले तो क्या क्या टर्म्स आ जाएगा। पहला टर्म 5, उसमें 3 जोड़े तो 8, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है।
क्या इस का सम हमारे पास आ रहा है 11, 8, 19, 5, 24 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हमने किया है। देखते हैं क्या किया है। 25 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, 80 को 5 से डिवाइड किया तो 16 आया। 25 माइनस 16 9, डी का वैल्यू प्लस माइनस 3। अच्छा, ये ऐसा टर्म्स तो था नहीं, टर्म्स था कैसा हमारे पास? टर्म्स तो कुछ इस प्रकार से हमने माना है, डी का वैल्यू आ गया 3 ले लेते। टर्म्स तो ऐसे माना है ना, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी ऐसे टर्म लिखेंगे। तो पहला टर्म a माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 2, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी मतलब 8। अब इसको जोड़े 5 2 7 8 15, इसका सम आ रहा है 15, प्रोडक्ट देखें तो 8 दूना 16 85, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, a को आप 5 ले और d को -3 इस बार लेके चले, तो क्या हो जाएगा इस बार फिर a माइनस डी, तो 5 माइनस माइनस 3 तो 8 हो जाएगा। a मतलब 5 और a प्लस डी मतलब 5 माइनस 3 2, इसी का उल्टा आ जाएगा 8 5 2 और 2 5 8। तो ये आपने निकाल लिया वो 3 टर्म। बेसिक आइडिया क्या था कि जब भी 3 टर्म एपी में हो, ठीक है, तो क्या उसको मानना है हमारे पास कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस तरीके से मानना है। अगर 3 टर्म एपी में है a माइनस डी, ए प्लस डी, इससे यही होगा कि कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आ सकता है और आया भी हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एपी में अभी हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जीपी का शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि एपी में 2-3 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, निकाल भी सकते हैं आप, वैसे याद कर ले तो अच्छा। वो है पहला कि पहले n नेचुरल नंबर का सम, वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला होता है कि पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ये हो जाता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा हो जाता है कि क्यूब का सम, तो ये नंबर्स के सम का ही स्क्वायर हो जाता है। दैट मीन्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का ही स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना होता है, ठीक है। पहला है फॉर्मूला कि पहले n नेचुरल नंबर का सम, दूसरा है उनके स्क्वायर का सम, और तीसरा है उनके क्यूब का सम, ठीक है। कभी कभी ये आ जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी होता है। अब हम जीपी पे आ जाते हैं। तो जीपी एपी में क्या होता था कि नंबर्स पिछले नंबर में अगले नंबर लाने के लिए कुछ ऐड करते थे या कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे। जीपी में क्या होता है
कि पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 होगा, तीसरा नंबर 4, 8, 16, 32। देख रहे हैं क्या हो रहा है? पिछले नंबर में अगले नंबर को लाने के लिए पिछले में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर में। 1 में 2 मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 में 2 ही मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो इस बार कैसे पहचान सकते हैं कि अगले नंबर में से पिछला नंबर डिवाइड कर लेना तो सेम नंबर आएगा। 2 डिवाइड बाई 1 2 आया, 4 को 2 से डिवाइड करें फिर भी 2 आया, 8 को 4 से डिवाइड करें फिर भी 2 आया, 32 को 16 से डिवाइड करें फिर भी 2 आया। तो ये जो नंबर हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, जो कि है 2 इस केस में। ठीक है, फर्स्ट टर्म वही होता है, पहला टर्म इस बार भी वही होगा। ठीक है, तो किसी भी जीपी का गुणोत्तर श्रेणी इसका नाम होता है। ठीक है, हेडिंग भी दे ही देना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम बोलते हैं। तो इसमें भी दो बेसिक फॉर्मूला होता है। पहला तो कोई भी टर्म rth टर्म, ठीक है, nth का यहाँ rth है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ खास, तो वो क्या हो जाता है a r का पावर n माइनस 1। ठीक है, nth टर्म ही होता है, यहाँ भी rth नहीं होता है। r यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, तो nth टर्म हो जाता है हमारे पास, कोई भी टर्म निकालने बोले तो a r का पावर n माइनस। पहला फॉर्मूला। सम बोले कोई निकालने के लिए तो एस एन a r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब कुछ बुक्स में ना हमारे पास फॉर्मूला 3 गिवन होता है एस एन का। एक होता है जब यहाँ पे r पॉजिटिव है, एक होता है r निगेटिव है, और एक और कोई फॉर्मूला होता है। 3 याद करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों के जगह आप बस एक ये फॉर्मूला याद कर लेना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला आता है जब r निगेटिव होता है, वो भी इसी में ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करने से आता है। आपको तो पता ही है कि ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सम का और किसी भी जनरल टर्म का, जनरल टर्म्स को बोलते हैं, कोई भी टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करें। एपी में क्या था, a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ है a इंटू आर पावर n माइनस 1। एपी में सम क्या था, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ ये। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं फिर। आठवां क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक और चीज आता है इन्फिनाइट जीपी, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना 1 और 2 4 8 16, इसको आप अगर इन्फिनिटी तक, अनंत तक इसको अगर आप ऐड करते जाए ना तो इन्फिनिटी ही आना है। ठीक है, क्योंकि नंबर बड़ा होते जा रहा है। लेकिन ये अगर नंबर के, ऐसे नंबर्स के जगह अगर हम फ्रैक्शंस ले लें, फ्रैक्शन हमेशा हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में होते हैं, नेगेटिव में भी 0 और माइनस 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो वैसे नंबर्स अगर ले लें तब क्या होगा, तब देखें ध्यान से 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। पहला टर्म है हमारे पास क्या आएगा, ये 0.5 आएगा।
0.25, एक और टर्म में शुरू में अगर जोड़ लूँ 1, तो 1, तो 3 टर्म का सम देख रहे हैं आप, 1.5, 1.75 आ रहा है। आगे और टर्म छोटा ही होता जा रहा है। पहले केस में आप देख रहे हैं कि टर्म बड़ा होते जा रहा है, तो सम भी बहुत बड़ा हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते। यहाँ पे देख रहे हैं टर्म्स छोटा होते जा रहा है, तो आगे वाले टर्म्स जितने भी आएंगे ना, वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टर्म्स छोटे होते जाएंगे, तो सम पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका सम निकालना मुमकिन होता है। क्या फॉर्मूला था जीपी का, उसका एक बार देख लेते हैं। a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। अब अगर ध्यान से देखें तो जब n जा रहा है इंफिनिटी पे, तो r का पावर n का क्या हाल होगा। तो देखो 1 का पावर, सॉरी, कॉमन रेशियो है ना r, कॉमन रेशियो इस बार हाफ है, हाफ का पावर 1 हाफ, हाफ का पावर 2 1/4, हाफ का पावर 3 1/8, 1/16। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 टर्म तक गए हैं और टर्म छोटा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पावर 100 अगर करें तो 1/2 का पावर 100 हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना छोटा हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना इंफिनिटी तक, ये छोटा होते होते 0 तक चले जाएगा। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा कि ये 0 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मूला में हम अगर r के पावर n को 0 रख देना, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा इनफिनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला, जो कि है a डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे a इंटू 0-1, तो s इंफिनिटी का वैल्यू आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें r कभी कभी आपको गिवन आ जाएगा मॉड r लेस देन 1, या फिर r आएगा -1 से 1 के बीच में। तो डरने का बात नहीं है, ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि r जो भी है ना, वो 0 से 1 के बीच में ही भटकेगा, या फिर -1 से 0 के बीच में, मतलब फ्रैक्शन ही होना चाहिए r। ठीक है, r का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन होगा तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट जीपी के नाम से मशहूर है दुनिया में, तो इन्फिनाइट जीपी। क्वेश्चंस पे आते हैं। जीपी का है गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, शायद ये 8वां प्रश्न था मेरे हिसाब से। तो हमारे पास एक जीपी दिया हुआ है 3, 6, 12, 24। इसका हमें 9वां पद बताना है और nth टर्म भी बताना है। ट्राई करना चाहेंगे आप? फॉर्मूला वही है, पहले तो a का वैल्यू अब लिख लें, 3 आएगा। देख के लग रहा है पहला टर्म 3 है। r का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था कि अगले में से पिछले को डिवाइड कर लें। अच्छा, 9वां टर्म पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। a r का पावर 9 - 1, तो 3 इंटू 2 का पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
nth टर्म भी पूछ रहा है, तो a r 2 है, उसका पावर n-1, ये आ गया हमारे पास nth टर्म। तो 9th टर्म भी निकाल लिया हमने, nth टर्म भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54, लिखते जाते हैं, चौथा पद बोल रहा है 54, तथा नौवां पद 13122 है। श्रेणी का प्रथम पद सर्वानुपात मतलब कॉमन रेशियो तथा छठा पद ज्ञात कीजिए। मतलब a निकालना है, r निकालने के लिए बोल रहा है, और छठा पद बताना है। तो चौथा पद का फॉर्मूला, एक तो tn का फॉर्मूला a r का पावर n-1, तो इसका यूज करके छठा पद आप चौथा पद बता सकते हैं क्या होगा? a इंटू आर का पावर इससे एक कम। नौवां पद बता सकते हैं क्या होगा? a इंटू आर का पावर इससे एक कम। डिवाइड कर दे इसको, a r पावर 8 डिवाइडेड बाय a r क्यूब, a कैंसिल हो गया, r पावर 8 डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो r का पावर 5। इसका रेशियो भी तो गिवन है हमें, 13122 डिवाइडेड बाय 54 इज r का पावर 5। कैसे निकाले इसको? 9 से करके देख लेते हैं। 9 6 जा 9 1 जा 9 4 1 9 4 जा 36 5 2 9 5 जा तो 7 बचा, और 7 2 9 8 जा, ठीक है। फिर ये 6 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 6 दूना 12, 2 5 6 चौक 24, 1 8, 243 आ गया, r का पावर 5। 3 3 जा 9, उसका अगला 27 81 243। हाँ, तो r का पावर 5 बराबर 3 का पावर 5, r का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास। जब ही r 3 आ गया, किसी एक में रख दे, तो T4 क्या था हमारे पास? ए आर क्यूब ना, तो a इंटू आर क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 54 बराबर a इंटू 27, a का वैल्यू 2 दिख रहा है आपको। अब जब ही a 2 आ गया, r 3 है, तो छठा पद निकाल सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? a इंटू आर का पावर से एक कम, तो 3 इंटू आर। अच्छा, पहला पद 2 है, आर है 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 तो 243 इंटू 2 486, 486 छठा पद। एपी में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहां लीनियर इक्वेशन बनता था, यहाँ पे डिवाइड करने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इसका। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास और, तो रिपीटेड क्वेश्चन तो आप खुद ही घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग अगर मिल रहा है मुझे तो मैं बता देता हूँ। एक है समानांतर श्रेणी, अच्छा मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 3 5 7 9 11 का आपको T6 निकालना है, ठीक है।
ये आपका SW रहेगा होमवर्क। कमेंट में अभी इसको सॉल्व करें तुरंत, होमवर्क नहीं, अभी इसको तुरंत सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, तुरंत सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है, उसी को एडिट करके फिर क्वेश्चन नंबर 11 का वहीं पे आप आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 11 आप लिख सकते हैं समानांतर श्रेणी है। अब क्या है समानांतर श्रेणी है या नहीं आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है, वो मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं। समानांतर श्रेणी है 14 9 4। अच्छा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ये आप नहीं रखें कि बस पॉजिटिव ही होता है। इसका आपको 12वां पद बताना होगा। फिर है समानांतर श्रेणी ये का 105वां पद, तो 4 है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, 6 है। इसका आपको 105वां पद निकालना है। उसके बाद एक है 2 7 12 17, ठीक है, तो इसका एक टर्म है हमारे पास 87, या फिर ऐसे बोल रहा है कि TN बराबर 87, कोई भी टर्म 87 है तो n का वैल्यू अब बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप नोट करें, 7 11 15 डॉट 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 139, इसमें कितने पद हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न जो मैं करा लेना चाहता हूं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ये हमें बोला जा रहा है कि AP में, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो वैसे तो AP का रिजल्ट होता है कि B अगले वाले में से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, और उसके अगले में से उससे पिछला सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो उससे भी रिलेशन आ जाएगा। उससे मैं पहले करके दिखा देता हूँ। तो सेकंड में से दूसरे टर्म में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 माइनस 2x, 10 माइनस x आया। अच्छा, तीसरे में से मैंने दूसरा सब्ट्रैक्ट किया, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 आएगा, तो ये आ गया 2x माइनस 8, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो x को उधर ले आए, 8 को इधर, तो 18 बराबर 3x, x का वैल्यू 6, ठीक है। एक और तरीका है कि कोई भी 3 नंबर अगर AP में है, 3 नंबर अगर AP में है, तो जो कि नंबर है ABC मान लो, तो अगर ये AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस अगल बगल वाले के सम के इक्वल होता है। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखना चाहेंगे मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 नंबर AP में है, बीच वाले का ट्वाइस अगल बगल वाले के सम। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे कर सकते थे, ठीक है, बीच वाले का ट्वाइस
मतलब 2 टाइम्स x प्लस 10, अगल बगल वाले का सम मतलब 2x प्लस 3x प्लस 2 मतलब 5x प्लस 2। तो 2 2x को उधर भेज दे, ये आ जाएगा 20 माइनस 2 बराबर x बराबर 6, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की। ठीक है, वापस पीछे आते हैं। 15वां क्वेश्चन, एक समानांतर श्रेणी है AP, चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 है। AP है जिसका चौथा पद 14 और 12वां पद 70 है। तो प्रथम पद निकालना है। ठीक है, आप D भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये सब निकालने के बाद T7 भी निकाल लीजिएगा। तो प्रैक्टिस तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा ही होगा। उसके बाद हाँ, एक और मैं क्वेश्चन कराना चाहूँगा। श्रेणी है 72, 63, 54, इसका कौन सा पद 0 है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा पद 0 है तो डायरेक्टली Tn को 0 कर दें। ए पता ही है 72। डी कैसे निकलेगा? 63 में से 72 घटाए 9 आएगा। ठीक है, माइनस का 9 आएगा क्योंकि अगला में से पिछला घटाना होता है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है हमारे पास? 0 बराबर 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 9। तो माइनस 72 डिवाइडेड बाई ये माइनस 9 बराबर n माइनस 1, ये 8 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 8 प्लस 1, n का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, ये घटते जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये 0 बन जाएगा। अच्छा, तीन अंक वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त हो सकती है? तीन अंक वाले कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त हो सकती है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 6? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तीन अंक वाली कितनी संख्याएं छह से पूर्णतया विभक्त होती है? ठीक है, तो कैसे करेंगे? तीन अंक वाले संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, अंत कहाँ पे होता है, ये आपको देखना होगा। तो पहला तीन अंक का संख्या क्या है? 100, और 1000 से एक कम। और क्योंकि देखना है ना, अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 6 से कौन विभक्त हो रहा है, पहले मैं अब मेरा फोकस है तीन अंक वाली संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 100 से 999 तक होता है। अच्छा, इसमें से पहला कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल है? तो 100 को देख लें तो 100
को 6 से करें, 6 1 जा 6 4 0, 6 6 जा 36, ठीक है। 104 को देख लें, 6 1 जा 6, 102 होता है क्या? 101 नहीं होगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। एक सौ दो में अगर आप 6 से करें, 6 7 या 42 होता है। तो 102 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आप जाते जाएंगे कहां तक? 999 को चेक करना पड़ेगा हमें। छः से तो 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, 3 9, 6 6 जा 3 आया ना रिमाइंडर, तो 3 पीछे जाके देखते हैं, 9 9 6, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 3 9 6 6 जा 36, 3 6, हाँ। तो एक क्या तरीका है इसको ढूंढने का ना, जो रिमाइंडर आए ना वो आप सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे करते ना आप तो 96 आता, लेकिन 96 लेना नहीं था, इसीलिए हम आगे गए ना, 96 में 6 जोड़ेंगे 102 आएगा। यहाँ पे पीछे जाके देखेंगे, आगे फिर नहीं जा सकते, तो 996 हमारे पास आया, 996, एक और लिख ले आगे तक, 108। तो ये हमारे पास आ गया। अब कितने टर्म्स है इस एपी में वही हमें पता करना है, तो उसी से पता चल जाएगा कि 3 अंक वाले कितनी संख्या है 6 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो उसके लिए टी एन 996 मानते हुए एन का वैल्यू निकालना है। तो 996 टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 6 होगा ही। 102 को उधर ले जाए तो 896 894 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 बराबर n माइनस 1, तो 6 1 जा 6, 2 9, 6 4 जा 24, 5 4 6 9 जा 150 आ जाएगा n का वैल्यू। मतलब 150 ऐसे टर्म्स हैं 3 डिजिट वाले जो 6 से पूर्णतया डिविजिबल होते हैं। इसी पैटर्न पे आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ होमवर्क के लिए। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? 15 तक ना, 16वां, 100 तथा 10 तथा 100 के बीच कितनी प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर्स, मैं डायरेक्ट कितनी संख्याएं लिख रहा हूं, 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। सत्रह। अगला क्वेश्चन, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 है, सर्वांतर 6 है, ये आप कर ही लेंगे। 200 तथा 600 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? 4 5 6 से पूर्णतया विभक्त होती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं दोबारा आऊंगा ना तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसको अभी रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन और लिख लें।
ए, जैसे एक और क्वेश्चन है ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b, सो ऑन का 10वां पद 20 हो तथा इसका 20वां पद 10 है, तो x का xवां पद क्या होगा? 10वां पद 20 है, 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो xवां पद क्या होगा? tx बराबर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल है, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + ... + 29 बराबर 19वां आप लिख लें, 5 + 6 + 7 + 8 + ... + 19 बराबर। हमने और कुछ भी पढ़ा था ना, तो उससे भी रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लें आप, आ, 2 + 16 + 54 + 2 इंटू 2 इसका वैल्यू आप बताएं निकाल के, ठीक है। उसके बाद 21वां, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वाला वही एक यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 + 1/2 + 1/4 इन्फिनिटी तक का सम बताएं। 22 में आप बताएं कि 3 + 4 + 5 + so on + 102। एक सेकेंड, हाँ कर सकते हैं इसको भी। और ठीक है, बस इतना आज कर लें। जो हमने प्रैक्टिस किया उस पर आपको ध्यान देना है। कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम आते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो जो हमने कलर किया था, हालांकि नोट्स नहीं अभी देने का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं जो जो हमने कलर किया। जैसे कि ये पहला फॉर्मूला एपी के एन टर्म का, एपी के सम का 2 फॉर्मूला। फिर हमारे पास आता है, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि एपी में टर्म्स 3 अगर मानने हो तो कैसे माने, a-t, a+2d, और ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड 3, एपी से रिलेटेड 2, एक सम का और एक जनरल टर्म का, इन्फिनाइट जीपी का। बस
इतना एक और था शायद आगे। हाँ, 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाले के ट्वाइस, अगल बगल वाले के सम। और 3 नंबर अगर जीपी में हो, एबीसी अगर जीपी में है तो बीच वाले के स्क्वायर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। आगे बस 16 से 22 इधर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इधर 10 से लेके, तो 10 से लेके आपको 22 तक जो प्रॉब्लम्स गिवन है कमेंट करें आप, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करना होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।